जी। अब हम मेरे ख्याल से लाइव भी आ गए हैं फेसबुक के ऊपर, और अभी मैं देख रहा हूँ कि लोग जुड़ते जा रहे हैं। हम्म। अ, तो सबसे पहले तो मैं पंडित जी आपको प्रणाम करता हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि हमारे निवेदन को आपने स्वीकारा, और जो आज की तकनीक है उसके माध्यम से आप सब लोगों के साथ में रूबरू हुए। मैं भी आपको नमस्कार करता हूँ, दर्शक लोगों को भी नमस्ते करता हूँ। और बस हम लोग गपशप मारेंगे म्यूजिक के ऊपर। जी, आपसे गपशप करना ही एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। ज्ञान की वर्षा होती है। मुझ जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसी से अपना जीवन रस, अपना संगीत रस लेते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी चीज है हम लोगों के लिए। तो एक बार पुनः काफी सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो मैं सबको बता दूं कि आज हमारे साथ में ताल योगी पद्मश्री पंडित सुरेश तलवलकर जी हैं, विश्व विख्यात तबला वादक। और मैं ये कहना चाहूंगा कि संगीत जो है वो सुर लय और साहित्य से मिलकर बनता है, और बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होता है जो सुर लय और साहित्य तीनों का मिश्रण होता है। ऐसे विद्वान जिनको सुर लय साहित्य तीनों का बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार है, जो वो आज हमारे साथ में है, तबला वादक पंडित सुरेश तलवलकर जी। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ पंडित जी आपका। नमस्ते नमस्ते। हम इस चर्चा में हाँ जी। शुरू से चलेंगे, आपके परिवार से, आपकी संगीत की शिक्षा से शुरुआत करके, और धीरे धीरे हम क्रमिक रूप से आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं जानना चाहूं कि आपकी संगीत यात्रा में आपके परिवार तथा आपके गुरुजन किस किस तरह से आपकी शिक्षा हुई, परिवार के रूप में हुई, परिवार में कहीं से संगीत मिला और गुरुजनों से मिला, उसके बारे में थोड़ा सा हमको बताएं। ये परिवार में तो मेरे पिताजी बिल्कुल पखावज बजाते थे। बहुत ज्यादा सीखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी ही तालीम ली थी पखावज की। तो उन्होंने बाद में, और उनके जो मामा थे, मेरे पिताजी के मामा, उनका नाम ढोले बुआ था। तो वो प्रसिद्ध कीर्तनकार थे। तो उनके साथ अब मेरे पिताजी हमेशा पखावज की सुनते थे कीर्तन के साथ। तो इस तरह एक हमारे फैमिली में आ गया। दूसरे मेरे मामा जी एक गाते थे और एक मामा जी तबला बजाते थे। तो मतलब घर में थोड़ा सा है बैकग्राउंड, लेकिन बहुत अच्छी तालीम लेकर सीखे थे ऐसा नहीं है। एक मेरे मामा जी मेरे गुरु जी के पास ही सीखे थे, जिनका नाम पंडित पंडरनाथ नागेशकर जी, जिनसे मैंने शुरू से शिक्षा बहुत साल तक ली। और उनका ही शागिर्द करके सब लोग मुझे पहचानते हैं। फिर मैंने विनायक राव गायकर तबला वादक थे, उनसे भी शिक्षा ली। फिर दक्षिण के मेरे गुरु जी पंडित रामनाथ ईश्वर, उनसे भी मैंने शिक्षा प्राप्त कर ली। बाद में थोड़ी सी संगीत की शिक्षा मैंने गजान बुआ जोशी और पंडित निवृत्ति बुआ सर, ये दोनों से ली, प्राप्त की। और मेरा सहवास तो पंडित राम नारायण जी के साथ बहुत लंबा है। तो उनसे भी संगीत थोड़ा बहुत। ये ये मेरा फोन बज रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए जो लाल बटन है उसको आप दबा सकते हैं, ताकि हाँ, कौन सा लाल बटन समझ में नहीं आ रहा है। जिसमें फोन काटने का एक ऑप्शन होगा, हाँ हाँ। उसको दबा सकते हैं। हाँ, साइलेंट कर दिया है। जी जी जी। ठीक है। जी बिल्कुल। हाँ जी। जी। तो मोटे मोटे रूप से आपने हर विषय के विद्वानों से कुछ न कुछ शिक्षा लिया। आपने बताया गायन भी आ गए, उनमें तबला वादक भी आ गए, कर्नाटक संगीत भी आ गया, सारंगी आ गया, मतलब चौमुखी प्रतिभा यहाँ से इस तरह से आई। बस ये सारे लोगों के संस्कार हैं। अपना कुछ भी नहीं होता है, अपना
काम इतना करना ही होता है और ज्ञान प्राप्त करना यही होता है। जी जी। पंडित जी, अपने भारतीय संगीत का जो दर्शन है, या कह लीजिए जो आधार है, हाँ, वो क्या है आपकी दृष्टि में? ये एक बार मैंने, जी गुरु शिष्य परंपरा ही है। जी गुरु के बगैर ये बात तो समझ ही नहीं सकती है। गुरु सर्वश्रेष्ठ है, ये मेरी बिल्कुल धारणा है। और गुरु शिष्य परंपरा ये मैं मानता हूँ और मैं खुद चला भी रहा हूँ। जी। एक बार मैंने आपको बहुत अच्छा सुना था, आपने शास्त्र, तंत्र, विद्या और कला पर बोला था। हाँ, जी क्योंकि हमारा जो संगीत है, जिसको अभिजात राग ताल संगीत हम लोग बात करते हैं, तो ये राग ताल संगीत की जहाँ चर्चा हम लोग करते हैं, तो ये चार चीजों से बंधा हुआ है। हमारा भारतीय राग संगीत ताल संगीत जो है, चार चीजों से बंधा हुआ है। इसके जी पीछे शास्त्र भूमिका है, शास्त्र है। हम शास्त्र की बात करेंगे तो हम जैसे राग की बात करते हैं तो हम लोग भूप को देशकार नहीं कहते, देशकार को भूप नहीं कहते, और तोड़ी को मुल्तानी नहीं कहते, मुल्तानी को तोड़ी नहीं कहते। वैसे ही मतलब एक ही सुर है सबके। अब जैसे कि उड़िया, मारवा और सोनी, ये तीनों राग के सुर एक ही है, लेकिन तीनों की प्रकृति अलग है। तो ये जो हम लोग अलग अलग पन करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, पीछे शास्त्र की भूमिका होती है। और ये शास्त्र की भूमिका बहुत कम लोग ताल के बारे में रखते हैं। जैसे कि ताल में भी 14 मात्रा के ताल अगर ले तो आड़ा चौताल है, धमाल है, दीपचंदी है। तो ये चारों ताले अलग है। हर कोई 14 मात्रा मन जैसे बजाएंगे तो नहीं चलता है। तो उसी उसकी एक अपनी एक पर्सनैलिटी होती है हर एक ताल की। उसको जब हम लोग कहते हैं तो ठेके के रूप में कहते हैं। ठेका ये ताल की पहली बंदिश है। फिर उसके बाद ठेका है, ठेका भरी है, फिर तबले में पेशकार है, कायदा है, वेला है, गत है, टुकड़ा है, परण है, चक्रधार है, कमानी चक्रधार है। ऐसे 26-27 फॉर्म। ये फॉर्म जो है वो भी अपनी एक डिसिप्लिन बताते हैं। वो ही शास्त्र की भूमिका है। शास्त्र के बारे में ये बात करता हूँ। फिर दूसरी चीज तंत्र, कि हर एक चीज का तंत्र है। अगर तबला बजाने की बात है, है एक तो तबले के रखावट, हाथ की रखावट, फिर उसकी गति, मूवमेंट, फिर उसके पहले सबसे पहले बैठक, बाद में हाथ की रखावट, फिर मूवमेंट, और उसके बाद वजन। और वजन जो चीज है वो एकदम एब्स्ट्रैक्ट। आज वजन ये दिखा नहीं सकते। वजन ये तो महसूस करना, कि जैसे मैं धा बजा रहा हूँ और हमारे गुरु लोग धा बजा रहे हैं, जो अच्छे तबला बजा रहे हैं, उनकी विशेषता क्या है, ये धा और गुरुओं को कैसे। तो ये ये लिखित स्वरूप में ये सिखाया नहीं जाता है। गुरु आवश्यक है। ये इसको ही हम लोग मौखिक परंपरा कहते हैं। हमारे संगीत की मौखिक परंपरा, ये सीना सीना तालीम से ही शागिर्द को तालीम प्राप्त करनी पड़ती है। इसके बाद है विद्या, मतलब मटेरियल। तरह तरह के राग, रागिनियां, बंदी, घराने के बंदिशें, विस्तार, प्रेजेंटेशन, ये सारा जो मटेरियल है
ये है विद्या। और चौथी चीज है कि कला। कला मतलब मतलब जिसके लिए हम इस क्षेत्र में आ गए वो है कला, मतलब सुंदरता, एस्थेटिक। तो ये जो एस्थेटिक जो है, ये चार चीजों से जुड़ा हुआ है। और ये मनुष्य चार स्तरों पे डेवलप होता है, विकसित होता है। संगीत, जिसका मनुष्य के चार स्तर मतलब शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा, ये चार स्तरों से संगीत विकसित होता है। तो ये कैसे होता है? तो शरीर से तंत्र साधाया जाता है। संगीत का जो तंत्र है वो शरीर से संबंधित है। मतलब तंत्र ये शरीर से साधा जाता है। फिर विद्या और शास्त्र ये बुद्धि से संपादन किया जाता है। और कला जो है वो मन से संबोधित है। और इसलिए शास्त्र सिखाया नहीं जा सकता है, शास्त्र समझाया जा सकता है। कि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि धातीटे धातीटे धाधातीटे धाग तीनागिन तातीटे तातीटे धाधातीटे धाग दीनागिन, ये कायदा ले। तो इसमें ये कायदा है। कायदा मतलब कायदा, कानून, चित्त, डिसिप्लिन, अनुशासन। इसमें तिरकिट लगाने का नहीं, तिरकिट नहीं लगता है। तो कायदे के बोलों के साथ ही उसकी डेवलपमेंट होती है। यह है शास्त्र की भूमिका। तो ये शास्त्र समझाया जाता है। अब तिरकिट नहीं लगाना इसको, ये क्या बार बार सिखाने की चीज नहीं है। तो ये समझाने का सब्जेक्ट है, ये सिखाने का कोई सब्जेक्ट नहीं है। शास्त्र, शास्त्र एक बार एक्सप्लेन कर दिया कि आप जैसे गौड़ सारंग लेते हैं, सा ग रे म ग म ग म रे ग रे म ग प रे सा रे नि सा ग रे म ग म प ध म प म ग म रे ग रे म ग प रे सा म। ये साम करने का केदार का संभव है। तो ये बार बार सिखाना नहीं पड़ता, ये समझाना पड़ता है। बार बार जो सिखाने की चीज है वो तंत्र है। तंत्र ये बार बार सिखाया जाता है कि अरे तुम्हारा आ नहीं हो रहा है, आ का अ हो रहा है, अकार हो रहा है, नहीं आकार होना चाहिए। तो तबले का देखो, ये धा बराबर नहीं बज रहा है, इसका वजन देखो, ये धा इस तरह उंगली रखो, ये पॉइंट पे बजा दो। तो ये सिखाने का सब्जेक्ट जो है वो तंत्र है। और विद्या सिखाई नहीं जाती है, विद्या दी जाती है। क्या? देखिए, जैसे शास्त्र समझाया जाता है, तंत्र सिखाया जाता है, विद्या दी जाती है, और कला संस्कार। वाह। तो ये संस्कार जो है ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और ये इसी की वजह से हमारा संगीत ये क्लासरूम टीचर नहीं हो सकता, इसी के कारण। क्योंकि बहुत बार इसमें इतनी सूक्ष्म बात रहती है कि गुरु प्रत्यक्ष रूप में तालीम दे रहे हैं, और उसी चीज को वो जब गुरु बजाते हैं तब उसका जो फर्क है, अपना मैं अपना बजाना, शागिर्द का बजाना और गुरु का बजाना, उसमें जो फर्क है और उसका जो साउंड है, और वो साउंड से नाद क्रिया तक जाने वाली चीज, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। वो और वो संस्कार के बगैर नहीं आती है। संस्कार सिखाए जाते हैं नहीं, फिर बगैर सीख कर आते हैं वो भी नहीं। फिर डेफिनेटली संस्कार में ऐसी कौन सी चीज है कि जो महत्वपूर्ण है, कि ऐसे कौन से संस्कार में बात है। तो गुरु हमेशा शागिर्द को सिखाते टाइम एक उचित ही ला कर देता है,
प्रचिति ये शब्द ठीक लग रहा है क्या आपको? क्योंकि हम मराठी में यूज हाँ ऐसा इसका ऐसा कि ये क्या फर्क है, देखो महसूस करो, ये फर्क है। और वो फर्क को ध्यान में रखकर जब शागिर्द अपनी रियाज करता है या रियाज से भी साधना होती है, वो साधना में लीन हो जाता है, तब तरह तरह के एक्सपीरियंस उसको प्राप्त होते हैं, अनुभव प्राप्त होते हैं। ये अनुभव को अनुभूति नहीं कहते। अलग अलग अनुभव में एक ही चीज हमको अंदर से महसूस होती है कि अरे ये सही है, ये अपना हमारे गुरु जी को यही कहना है, जो शब्द में कहा नहीं जाता है, शब्द में कहा नहीं जाता है लेकिन महसूस होता है। उसी को अनेक अनुभव से एक ही चीज महसूस होती है अंदर स्ट्रॉन्ग, और जो एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है, उसी को अनुभूति के। और अनुभूति जो है वो आज अनेक एक्सपीरियंस से एक अनुभूति प्राप्त होगी, ऐसी दूसरी अनुभूति प्राप्त होगी, ऐसा ढेर सारा अनुभूति का जब प्राप्त हो जाते हैं तब कलाकार को ज्ञान प्राप्त। तो ये गुरु शिष्य परंपरा का जो सफर है वो मैं शॉर्ट में समझाना चाहता हूँ। मतलब ज्ञान जो है वो कभी भी बाहर से अंदर नहीं आता है, कभी भी नहीं आ सकता। ज्ञान ये हमेशा अंदर से ही बाहर जाता है। अगर ज्ञान मतलब अनुभूति नहीं प्राप्त होगी तो ज्ञान कैसे प्राप्त हो जाएगा? ज्ञान अनुभूति के बगैर प्राप्त नहीं होगा। अनुभूति साधना ही नहीं करेंगे तो अनुभूति कैसे प्राप्त होगी? उसके लिए साधना भी आवश्यक है। तो ज्ञान अनुभूति के बगैर नहीं, अनुभूति साधना के बगैर नहीं, साधना संस्कार के बगैर नहीं, संस्कार गुरु के बगैर नहीं। ये लिंक है गुरु शिष्य परंपरा की। ऐसा एक दिन में तो कोई चार बंदी से मिलने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, मटेरियल प्राप्त होता है। वो मटेरियल के ऊपर साधना हो जाती है, बन जाती है, तो एक दृष्टि प्राप्त होती है। और वो दृष्टि प्राप्त होना ये बहुत संगीत की जड़ है। और आजकल के फास्ट जिंदगी में ये क्लासरूम टीचिंग में ये सारा संभव नहीं है। और इसीलिए मुझे हमेशा लगता है कि क्लासरूम टीचिंग से संगीत कलाकार बनना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए गुरु के पास जाना ही जरूरी है, ऐसी मेरी मन की मेरी धारणा है। मतलब सीखना नहीं चाहिए और डिग्री प्राप्त नहीं करनी चाहिए ये भी नहीं कहना है, क्योंकि समय के अनुसार तो सब कुछ चेंज करना पड़ता है। लेकिन जी इसका क्या है, जड़ क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। और इसको अगर हम लोग समझ लेते हैं कि ये जड़ है, कि गुरु के बगैर कुछ बात समझ में नहीं आने वाली है। और संस्कार की जो बात की, वो संस्कार दो चीजों से प्राप्त होते हैं, सहवास और श्रवण। गुरु का सहवास करो और गुरु का सुन भी लो, ये दो चीजों से संस्कार प्राप्त होते हैं। मेरा मेरा ख्याल है ये गुरु शिष्य परंपरा में है। और ये चीज में गुरु की भूमिका, शागिर्द की भूमिका क्या होनी चाहिए, मैं आपको अगर बीच में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं अगर नहीं, ये बहुत, जी जी बहुत अच्छा प्रवाह चल रहा है, इसको चलने दीजिए जी। तो दो हम शागिर्द से क्या, आपके गुरुजी भी पंडित अरविंद पारिक वो भी ये चीजें कहते हैं। मेरा उनका मेरे ऊपर उनका स्नेह बहुत है। और वो भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, मेरे किताब में भी मैंने लिखी है कि हम शागिर्दों से 6 चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। एक तो सरेंडर, पहले हाथ ऊपर करके गुरु के पास जाओ। कुछ सोच कर गए तो फिर गड़बड़ हो गई, क्योंकि गुरु को मालूम कि इसको क्या देना है शागिर्द को। कभी गुरु के पास मांगने का नहीं। और मुझे मेरे एक गुरुजी, एक राव आंग्रेकर जी,
वो हमेशा कहते थे, पूछते थे, आप मेरे से मांगते क्यों नहीं? मेरे से नेचुरल होता था, मैं कुछ जानबूझकर नहीं करता था ये। तो मैंने कहा आपको पता है कि मुझे क्या देना है क्या नहीं देना है, मैं मांगू, आप डिसाइड करेंगे। और मैं अच्छा खासा 10 साल 15 साल गए थे तबले में। उसके बाद एक दिन धाधा तीना बहुत विलंबित बजाने, जैसे कि धा ती ट, और दादा तीना कायदे की रकावट इतने विलंबित लय में मेरे सामने उन्होंने 5 6 आवर्तन इस तरह बजाए कि मैं चौंक गया कि अरे। और मैं जिस तरह देख रहा था उन बोलों को, उसका मतलब वो समझ गए। और उन्होंने तबला आगे किया, बोले इसको करते रहिए इस चीज को। तो मेरा जो भाव था देखने का, वो क्या समझ गए थे। एक तो पहला भाव ये समझ गए थे कि इतने साल होने के बाद मुझे इतना विलंबित इस तरह बजाना मुझे नहीं आ रहा है, ये पहले मेरे भाव समझ गए। दूसरे भाव ये समझ गए कि कुछ भी होए, लेकिन ये मुझे ऐसा आना ही चाहिए, ये मेरी भावना, ये भी समझ गए थे। और तीसरी चीज, ये करेंगे, इसके लिए उनके आशीर्वाद भी थे, ये भी भाव थे। वो तीनों चीजें समझ गए थे। तो ये इतना गुरु शिष्य परंपरा में गुरु का और शागिर्द का इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है कि शागिर्द को सही रूप पहले गुरु देख लेता, उसकी क्षमता देख लेता है, उसका अप्रोच देख लेता है, उसकी धारणा क्या है वो देखता है। और उसकी बहुत जरूरत, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल महाभारत चल रहा है, महाभारत में गुरु जोड़ सब शागिर्दों को बुला रहे, बोले तुमको क्या दिखाई दे रहा है? बोले वो पेड़ के ऊपर पेड़ दिखाई दे रहा है। दूसरा बोलता है नहीं, वो मुझे पंछी भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जब अर्जुन की बारी आती है तो कह रहा है मुझे कुछ आँख के बगैर कुछ दिखता नहीं, आँख ही दिख रही है। तो ये जो पहली उसका जो स्थान है ग्रहण करना, उसका एक चित्त करना शागिर्द को, ये ऐसे गुरु अभी बहुत हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये गुरु, यही सौभाग्य है हमारा। तीसरी चीज, हम शागिर्दों से इसलिए आजकल के जमाने में 6 चीजें एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि सरेंडर, डिवोशन, हार्डशिप, सिंसियरिटी, पंक्चुअलिटी एंड लॉयल्टी। लॉयल्टी गुरु के साथ नहीं, गुरु ने कही हुई बात के साथ लॉयल्टी। तो गुरु भी आदमी ही है ना, सब गुरु ऐसे ही होते हैं, अच्छे होते हैं ऐसा नहीं है। इतनी सेवा करवा के लेते हैं और बाद में मालूम पड़ता है कि इनको कुछ मिल गई। तो मुझे ये लगता है कि गुरु जब कहते हैं जो चीजें, उसके ऊपर लॉयल्टी होनी चाहिए। फिर जी गुरु के लक्षण भी बताए हैं, गुरु कैसे होना चाहिए। जो हमने देखे गुरु, मुझे देखने मिले हमारे गुरु, कैसे गुरु होने चाहिए। तो गुरु एक तो पहले नॉलेजेबल होना चाहिए, दूसरा हाउ टू टीच ये मालूम होना चाहिए, और थर्ड सबसे महत्वपूर्ण बात, विलिंग टू टीच। वाह। इसके मगर इसमें से एक भी चीज निकाल दे तो गुरु मिलते नहीं है। और ये तो हम तो 3 लक्षण बता रहे हैं, लेकिन अगर हम दास पढ़ते हैं राम स्वामी जी का, तो उसमें शागिर्दों के उन्होंने विद्यार्थियों के वर्णन किए, तो 17 17 18 18 बातें कही है। और तो जो मोक्ष का रास्ता दिखाते हैं, ऐसे तो हमारे शास्त्र में तो गुरु बहुत बड़ा महिमा है। ऐसा कहते हैं कि गुरु शागिर्द में कुछ अंत नहीं हो सकती है।
तो भगवान भी बीच में नहीं आते, ऐसा कहा गया है। गुरु शिष्य परंपरा में ये शागिर्द में एक स्नेह की भावना बहुत जरूरी है। पहले तो हमेशा गुरु कहते हैं शागिर्द को पहले पहले कि देखो तुम कुछ पूछना मत, मैं जो कह रहा हूँ उतना ही काम करना, मेरे से पूछना मत, तुम्हारा अभी समय नहीं है, तुम चुपचाप अपना काम करो। लेकिन 10 साल के बाद वही गुरु कहता है शागिर्द को, अरे तुम बात क्यों नहीं करते, मेरे से पूछते क्यों नहीं सवाल। क्योंकि तब वो जब बात करने के लायक हो जाता है, तब वो जो गुरु शागिर्द का जो संबंध बताया है वो कमाल का संबंध है। और तब जाके जो चर्चा होती है, वही चर्चा में गुरु शिष्य परंपरा में दो एग्जाम्पल देता हूँ हमारे संस्कृति में, हमारे कल्चर में। जैसे कि दत्तात्रेय गुरु और डेजर्ट में जा रहे हैं और जाते जाते अपने पैर के जो निशाने हैं बनते हैं वो पहुंचते पहुंचते आगे जा रहे हैं। तो उनके साथ का शागिर्द कहता है, उनको पूछता है कि गुरुजी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो शागिर्द को कहते हैं कि वो अरे वो जो उनका जो पट्टा शागिर्द होता है, पट्ट शिष्य, वो बोले पीछे से आ रहा है, वो मेरे निशाने देखकर यही रुक नहीं जाए, मेरे से आगे निकल जाए, इसलिए मैं पहुंचते जा रहा। क्या बात। ये गुरु शिष्य परंपरा की सही बात है। अगर गुरु से शागिर्द अच्छा नहीं बनेगा तो गुरु कैसे कायक कहलाएंगे। वो तो आगे संगीत अगर आगे जा रहा है, संगीत पीछे पीछे जाता था तो मियां तानसेन वगैरह बाबा हरदास यहीं पे खत्म हो जाता था। ये चल रहा है ना, तो चल रहा है मतलब आगे चल रहा है, नए विचार भी आ रहे हैं। संगीत ये प्रवाहशील है। अच्छे अच्छे लोग जो आर्टिस्ट बने हमने देखे, जैसे कि सब लोगों के जिक्र किए, ये सारे लोग एक प्रवाहशील है, उन्होंने ये प्रवाह देखा। और ये प्रवाह जब देखते हैं तो परंपरा की बात आती है कि परंपरा क्या बताती है, हमारे संगीत गुरु शिष्य परंपरा क्या बताती है। तो परंपरा हमेशा नवता की डिमांड करती है, संगीत में नवता आनी चाहिए। लेकिन नवता कैसे आनी चाहिए, जैसे समझ लीजिए परंपरा नाम का एक आदमी है और नवता नाम के एक आदमी है। अब नवता इस तरह अंदर आनी चाहिए कि जो परंपरा के तत्वों ने वो नवता को स्वीकार लिया किया, ऐसी नवता होनी चाहिए। नवता के पीछे भी एक परंपरा का घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। और ये जो संबंध है ये परंपरा के मूल तत्व बताने वाले हैं। वही तत्व में रहकर अगर किसी को सुंदरता दिखती है तो मुझे लगता है, ये खास करके मुझे, मैं ये सब्जेक्ट घराना घराना और शैली इसमें ट्रांसफर करना चाहता हूँ। आप समझ गए ना, घराना और शैली। जी। तो घराने कैसे है कि घराने 4 चीजों से बनते हैं। घराना एक तो उन घरानों का साहित्य, दूसरी घराने की एक डिसिप्लिन होती है, अपनी अनुशासन रहता है, फिर घरानों का मटेरियल रहता है, फिर घरानों का प्रेजेंटेशन रहता है। ये 4 ही चीजों से घराना बनता है। और शैली क्या होती है, शैली इसमें नवता लाती है हमेशा, और दूसरे कलाकारों की कुछ चीज उसमें ऐड करके वो घराने में करते हैं। और शैली का एक जन्म होता है कि प्रस्तुत में उनके बराबर के समकालीन सारे लोग को सुनकर एक अंदर से एक आवाज प्रेरणा उनको प्राप्त होती है और एक घरानों का बेस रहता है। और ये बेस के साथ वो जो प्राप्त होती है
जो दूसरी चीजें एडॉप्ट करने की इच्छा होती है, प्राप्त होती है, उससे शैली नाम का जन्म होता है। और वो शैली बहुत फ्रेशनेस लाती है म्यूजिक में। इस तरह आप सारे बड़े बड़े कलाकारों को देखिए कि जिन्होंने अपना अपनी भी एक बात कही। जैसे मुझे दूसरे बारे में ऐसा लगता है कि विद्या जो है ना, वो हमेशा बाहर से अंदर जाती है, लेकिन कला अंदर से ही बाहर आती है। कला बाहर से अंदर जाना बहुत मुश्किल है। बाहर से अंदर जाती है वो विद्या जाती है, और कला अंदर से बाहर आती है। और ये मतलब ये घराना शैली, इसके साथ साथ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी सब सब्जेक्ट समझ में आ रहा है। जी जी। यहाँ यहाँ तक तो बताया। अभी आप कुछ दूसरे सब्जेक्ट या इसी पे कुछ सवाल है आपके तो? जी जी, मैं आगे, अभी आपने एक बहुत अच्छा टर्म यूज किया था, नाद क्रिया। तो प्रश्न करूं उससे पहले मैं, कुछ दर्शक हैं उनको भी बोलूंगा कि अगर आपके कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न लिखें। आखिरी के जो अंतिम के जो 10-15 मिनट बचेंगे उसमें हम आप लोगों के सभी के प्रश्न लेंगे, जिनके जवाब पंडित जी देंगे। तो मैं कंटिन्यू करता हूं पंडित जी। आपने बहुत अच्छा एक टर्म यूज किया था, नाद क्रिया। तो अपन तो बोलते भी है सृष्टि की उत्पत्ति नाद से है, तो तबला में नाद क्रिया क्या है? नाद मतलब आवाज को नाद कहना मुश्किल है। आवाज ये नाद नहीं हो सकता है। बाकी नाद का शास्त्रात्मक भूमिका मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं समझ लेता हूँ कि जैसे उस्ताद तिरकवा खां साहब, इनके बजाने में जो नाद प्राप्त होता था, बड़े बड़े तबला वादक, उस्ताद हबीबुद्दीन खां साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खां साहब, हाँ, पंडित किशन महाराज जी, शांता प्रसाद जी, पंडित चतुरलाल जी, ये लोग, इनके तबले में ऐसी नाद गूंजती थी। तो ये हर एक बड़े बड़े कलाकारों ने, मैं तो नाम जो ले रहा हूँ वो बहुत कम है, इतने अपने बड़े बड़े कलाकार है कि जितने लोगों के नाम लो कम है। इनके बजाने में एक अपनी मोहर रखी है इन लोगों ने। उनका नाद, उनकी पहचान उन्होंने छोड़ दी है। कोई नाद है, तरह तरह का नाद क्रिया है, जरूरी नहीं है। और आत्मिक समाधान को प्राप्त करने वाली ध्वनि ये मैं नाद कह सकता हूँ। आत्मिक आनंद की अनुभूति ये मैं नाद कह सकता हूँ। अगर इसमें आनंद मिल रहा है, कोई लोग दाद दे रहे हैं, 1000 लोग ताली बजा रहे हैं, वो नाद हो ही सकता है, इसकी गारंटी नहीं दे सकता हूँ मैं। लेकिन अपने मन के अंदर की एक आवाज है, उसको आनंद प्राप्त हो रहा है, हाँ, तो मैं इसको कह सकते हैं नाद है। कि अरे वाह, कितना अच्छा गंधार लगा, कितना अच्छा धा लगा। तो ये नाद क्रिया है, मैं मानता हूँ, हो सकती है। ये अनुभूति के बगैर प्राप्त तो नहीं होती है, इसकी अनुभूति आनी चाहिए। और अनुभूति जब ही आएगी जब अच्छा गुरु ने उसको इसका अनुभूति दिखाई होगी, तभी ये प्राप्त हो सकती है, नहीं तो नहीं। हमारा संगीत नहीं तो मटेरियल तक ही रहेगा, गुरु से ही हम लोग यहाँ तक पहुंच सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी। अ, अब तबले की कुछ अगर विशेषताओं की बात करें तो तबले में कविता भी है, कवित्व भी है, और साहित्य का बहुत बड़ा महत्व है। तो उसको मुख से ही कुछ कैसे वो साहित्य का इम्पोर्टेंस आप बताएंगे तबले के रेफरेंस में? नहीं, हमारा तबला सोलो, तबला ये साज ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। पहले ये पखावज के बाद आया हुआ साज है। कम से कम हिस्ट्री में अगर पहले त्रिपुष्कर के नाम से तबला उसमें अगर हो सकता है,
लेकिन पॉपुलर जो हुआ है वो पखावज के बाद ही तबला पॉपुलर हो गए, ये कह सकते हैं। और ऐसे भूमिका में जब तबला आ गया तो तबले ने अपनी विशेषता क्या रखी, पहले धा जो है ना, वो धा के एक्सप्रेशन बहुत अलग अलग रखे, इसलिए धा के कैरेक्टर जो है, देखिए धा मतलब थोड़ा बाया खुला, अभी बजा के नहीं बताऊंगा मैं। धा मतलब बाया खुला कर दिया, फिर धा, फिर धा, फिर धा और धा दबाकर। तो ये दो धा के फर्क है, ये तबले के काव्य में आ गए। और इसके मतलब धा धागिने धागे धीना गिन, और धा धागिने धागे धीना गिन, धागे न धागे तीना धागे न धागे धीना गिन। अब ये जो धा का कैरेक्टर है वो पखावज में ये कैरेक्टर नहीं था। पखावज में धा एक ही जैसे ही बजता है, चाहे 100 बजेगा, 80 बजेगा या जोर से बजेगा। लेकिन धा का जो कैरेक्टर है, जो चेंजिंग कैरेक्टर जो है, देखिए हमारे तीन ताल का जो ठेका है, धा दिन दिन धा, तो पहले मात्रे का धा और चौथे मात्रे का धा एक ही नहीं है। हम लोग धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तीन तीन दा, धा दिन दिन दा, ऐसा नहीं बजा सकते। धा दिन दिन दा, धा दिन दिन दा, धा तीन तीन ता दिन दिन दा, ऐसा बजाते। मतलब चौथा मात्रे का धा जो है वो पहले मात्रे से धा से अलग है। आप समझ रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल। पहले मात्रे का धा और चौथे मात्रे का धा में फर्क है। वैसे ही दूसरे मात्रे का धीन और तीसरे मात्रे के धीन में भी फर्क है। धा दिन धीन दा, कभी मात्रे पे वजन आता है, कभी दूसरे मात्रे पे। और ये एक खंड पूरा हो गया 4 मात्रे का, उसके बाद 5वें मात्रे पे वापिस वजन आ गया। और ये वजन के अनुसार इसका इस ताल का ठेके का क्या होता है, तो छंद बनता है। और वो छंद, आप सितार बजाते हैं, कोई सारंगी बजाते हैं, कोई, तो उनके कान में वो ठेका इस तरह चलता है कि ठेके का छंद हो जाता है। तो ये तबले की बड़ी सबसे कंट्रीब्यूशन ये है कि तबले ने ये दिया है। और इसी के कारण तबले में कितनी फॉर्म हो गए। तबला में ठेका है, फिर पेशकार है, कायदा है, रेला है, गत है, टुकड़ा है, परण है, तिहाई है, चक्रधार है, नवाका है, कमाली चक्रधार है, फरमाइश चक्रधार है, फिर लग्गी लग्गी नाड़ा, तो कितने सारे, बहुत आमद परण फरत, बहुत सारे फॉर्म है। ये फॉर्म यही हमारी ताल वाद्य की शास्त्रीय भूमिका सिद्ध करते हैं। जैसे हमारा ख्याल संगीत, शास्त्र बताता है ख्याल की बात क्या है इम्पोर्टेंट, ये शास्त्र संगीत है, शास्त्रीय संगीत। ये जो भूमिका, शब्द की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको शास्त्र संगीत कहना चाहिए या अभिजात संगीत कहना चाहिए, आप जो भी कुछ कहिए, लेकिन शास्त्रात्मक जो भूमिका जो है उसका जिक्र कर रहा हूँ। और इसीलिए तबला सोलो जब हम बजाते हैं तो शास्त्रीय तबला बजाते हैं। बाकी तो हम फिल्म में तबला बजता है, वो तो शास्त्र वाला तबला नहीं बजता है, वो तो अपना काम चलता है। लेकिन तत्व ताल का छंद बनना चाहिए, ताल की जो साइकिल है उसका छंद बनना चाहिए। मतलब जैसे कि इसका एग्जांपल देता हूं मैं, कि हमारा जो सीने संगीत है वो के ही आज पॉपुलर हुआ है, इतने साल चल रहा है, 50-60 साल चल रहा है, ये दो ताल के ऊपर चल रहा है।
आप मुझे बताइए कि अगर शादी के बाराती में कोई बैंड के ऊपर बजाते जाते हैं सिने संगीत के गाने, तो लोग नाचते, नाचने वालों को रोक कर अगर पूछेंगे कि ये कौन से ताल में नाच रहे हो, तो बड़ा गुस्सा करेगा वो। इसका मतलब ये है कि उस ताल की मात्रा गिनने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती है दादरा केरवा की। वो मात्रा गिनने के पहले ही खत्म हो जाता है आवर्तन और नाचता है। तो मतलब ताल का छंद बन गया। ये है स्वाभाविक रूप में। यही ताल का छंद हमारा धमार का होना चाहिए, तीन ताल का होना चाहिए, झपताल का होना चाहिए। यही हमारे सारे शास्त्रीय ताल के यही स्वरूप छंद बनना चाहिए। ये मतलब ये हमारे सब कॉन्शियस में चला जाना चाहिए। एग्जैक्टली मतलब क्या है? मतलब ये है कि ताल की मात्रा गिनने की आवश्यकता ना पड़े। छंद मतलब, और ये मेरे ख्याल से ये जो छंद है, ये छंद किससे बनता है? दो चीजों से बनता है छंद। पहली जो ताल की भूमिका है, आवर्तन, आवर्तन की, आवर्तन का छंद बनना चाहिए। मतलब ताल का जो आवर्तन है वो आवर्तन का ऐसा छंद बनना चाहिए कि सम वगैरह आराम से आप दिखाई दे रही। और ये हमारा संगीत का उद्देश्य है। ताल, ताल का आवर्तन का छंद बनना चाहिए। अब मुझे बताइए कि ये ताल का छंद बनना चाहिए, तो मैंने सोचते सोचते अपने आप को एक क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ताल में, ताल के बराबर में पैरेलल जाने वाली क्रिया कौन सी है? तो राग क्रिया है। लय के साथ पैरेलल जाने वाली सुर क्रिया है। लेकिन ताल जो है के साथ जाने वाली राग क्रिया है। अगर ताल का छंद बनना चाहिए तो राग का क्या होना चाहिए? ये सोचते सोचते मुझे दिखाई दिया कि अगर राग का जब तक धुन नहीं बने तब तक राग पूरा नहीं होता। फिर राग कितना अप्रचलित हो, अनवट हो या अप्रचलित हो, जो भी, उसका जब तक धुन नहीं बनती है, जैसे बियागड़ा हो, काफी कानड़ा हो, उसकी धुन बननी चाहिए। अगर धुन बन जाती है तो फिर संगीत, मतलब ताल का छंद और राग की धुन, ये जब बन जाती है तो संगीत शुरू होता है, पूरा नहीं होता है, शुरू होता है। और ऐसे धुन कहते कहते एक कमिटल स्टेटमेंट जब आ जाता है, आप एक स्टेटमेंट करते हैं कि ये स्टेटमेंट हुआ है, तब बंदिश का जन्म होता है। बंदिश का जन्म कैसे होता है? कि ये धुन में एक आध विधान करते हैं, विधान, तो बंदिश का जन्म होता है। और ताल में सम ये हाईएस्ट इमोशनल पॉइंट है। सम ये हाईएस्ट इमोशनल पॉइंट है संगीत का, और ऑल्सो इंटेलेक्चुअल पॉइंट वी कैन से। फिर भी आपने जो सवाल पूछा था उससे मैं थोड़ा हट गया हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। ये मैं थोड़े अलग सब्जेक्ट, आपने कुछ तबले के बारे में पूछा था, वो क्या पूछा था मालूम नहीं। उसके साहित्यिक पक्ष के बारे में ही पूछा था, वो एकदम सही आ रहे थे आपके, तो ऐसा कुछ नहीं कि आप भटक रहे थे, एकदम सही आ रहे थे। यही तबले का साहित्य है। वैसे ये अलग अलग फॉर्म में, कवित्व नाम का भी एक फॉर्म है कि जिसमें स्तुति होती है और साहित्य के वर्णन का। धन का मुकुट घर जतारत बादल घर बुंदन परत तिताल ताल सुहा लगत बुंदन परत विलंबत धन का मुकुट घर जतारत, ये इसको कविता कहते हैं। तो ये कविता करके भी एक फॉर्म है, लेकिन ये सारे साहित्य को कविता के रूप में भी कहा जाता है। भाई एक आध कविता कही है तबले की, ये पुराने लोग कहते थे। एक आध बंदिश सुनाई है, ये कहते थे। जी जी। पंडित जी, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, मैं एक दो प्रश्न आपके सामने रखता हूँ।
मेरे दूसरे मोबाइल पर ये प्रश्न आ रहे हैं, तो मैं पढ़ के वो आपको निवेदन करता हूँ, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे हैं तो मेरे को छांटने पड़ेंगे। कोई बात नहीं। एक प्रश्न आया था शिवदास जी का, जिन्होंने पूछा था विद्या और कला का भेद स्पष्ट करने की कृपा करें। तो वो मेरे ख्याल से आपने अभी पूरा चारों का वर्णन किया, उसमें विद्या कला शायद कवर हो गई थी। मेरा एक किताब है, उसका नाम आवर्तन है, किताब का नाम। उसमें विद्या और कला का भेद पूरा लिखा हुआ है। जी जी। सुनीता बुद्धिराजा, वो उन्होंने प्रश्न किया है, संगीत की अंतिम परिणति क्या है? संगीत की अंतिम परिणति क्या है ये सुना, आगे क्या कहा आपने? संगीत की अंतिम परिणति क्या है ये समझा मैं, आवाज नहीं आ रही। एक जी, आपकी आवाज में थोड़ा सा नहीं आ रही है, फिर से एक बार बोलेंगे? नहीं, संगीत की अंतिम परिणति क्या है ये सुना, आगे का कुछ मुझे आवाज नहीं आ रही है रोहित जी, टेक्निकली आप एक बार देखें। हमको आवाज आ रही है। देखिए मुझे आवाज नहीं आ रही है रोहित जी, टेक्निकली आप एक बार देखें। मेरी आ रही है आवाज? अभी आप चेक करिए, आवाज आ रही है, आप एक बार देख लीजिए, अभी आ रही है सुरेश, अश्विनी जी आपको भी आ रही है? मुझे आ रही है। जी संगीत की अंतिम परिणति क्या है ये आपने पूछा, लेकिन इसके बाद कुछ पूछा आपने? जी मुझे नहीं आ रही आवाज, मगर मैं प्रश्न कर रहा हूं आपसे, क्योंकि सब लोग आपको सुन पा रहे हैं, इसलिए आप पूछिए ना। एक शहनाज परवीन जी हैं, बांग्लादेश से हैं, वो पूछ रही हैं, गुरुजी कैन यू प्लीज टेल अस व्हाट इज परन? और परन ने उसके पहले परिणति के बाद बुद्धि राजा ने जो कहा था ना, वो सवाल उसका जवाब देता हूँ ना। अंतिम परिणति क्या है उसका जवाब देता हूँ। उसका जवाब ये है, सुनिए आप लोग। अश्विन नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं। संगीत करना क्यों? मैं कौन हूं ये भूल जाने के लिए संगीत करना होता है। अगर पूरे प्रोग्राम में अगर ये 5 क्षण भी आते हैं कि मैं भूल गया अपने आप को, तो ठीक है, समझ लीजिए। ऐसा मुझे लगता है कि अपनी अपनी इंट्रोडक्शन नहीं देने के लिए संगीत नहीं करता, अपने आपको भुलाने के लिए संगीत प्राप्त करना है। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। अश्विन जी को आवाज नहीं आ रही सर, तो अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। संगीत परिणति के बारे में बात की, अंतिम परिणति क्या है, और उसके बाद का क्वेश्चन क्या है? परण। जी 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 जी।
उसके बारे में कहता हूँ। ऐसा कहते हैं कि पखावज ये परंट संतति है, बजते हैं, और तबले में टुकड़ा, कायदा, पेशकार ये संतति है। कायदा संतति माना गया है तबले को, और पखावज को ये परण संतति मानी गई है। तो परण जो पखवाज के बोल होते हैं, धागे तीट तागे तीट कृदे दिंग नागे तीट कथा कृदे ता कृत दर कृत कथा। तो ये परण संतति, इसके बहुत सारी भाषा है। पखावज से आ गई है। परण मतलब पान, जैसे पान की रचना होती है, धाते टे धाते टे धा धाते टे धा धाते टे कर धाते टे कर धाते टे धाते टे धागे दीगे न थून थून नागे नागे थून आकृत तागे न तागे न। ये पखाज की लैंग्वेज है। जैसे पान की जो पत्ते पे लाइन देते हैं ना, वो लाइन है, वो परण संतति कही गई। फिर परण अलग अलग तरह के व्यंजन के परण होते हैं। कथा कृत कथा के तथा न कृत कथा कृत कथा तकत्ति तदा दा कृतकत्ति धाके तथा न दर कृत कथा के तकत्ति तकत धाके तका। इस तरह की लैंग्वेज होती है कि परणों के बहुत 10-11 प्रकार होते हैं। जी जी ज्यादा। जी जी पंडित जी, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं और पूरी लंबी सूची है। इन सब प्रश्नों को हम एकत्रित करेंगे और एक बार आपको भेजेंगे, जिससे उनके उत्तर आपसे मिल सकें और जिन जिन्होंने भेजे हैं उनको उन प्रश्नों के उत्तर भेज सकें। और चूंकि सब इसका सेकंड पार्ट करिए और पहले जवाब दूंगा और बची हुई अपन बात करेंगे। जी जी जी। सेकंड और पार्ट कर दीजिए कभी आपके सहूलियत से। जी तो सारे के जवाब दे दूंगा मैं, जो पॉसिबल है मेरे लिए वो। जी जी। और समय की बाध्यता है, इसलिए कार्यक्रम को हमको यही समापन की ओर लेकर जाना पड़ेगा। एक बार पुनः मैं हृदय से संस्कार भारती परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। आपके इस उद्बोधन प्रबोधन से बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। नमस्कार, नमस्कार सब लोगों को नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार।